मैं सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। जैसे ही मेरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का पोर्शन खत्म होगा, यानी कि कौन कौन सा, कि सर इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी, ठीक है सर, उसके 2-4 दिनों के अंदर अंदर आई विल टेक टेस्ट ऑफ एवरीबडी। एवरीबडी मीन्स एवरीबडी ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ एलएलपी एक्ट, ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुल, जनरल प्रिंसिपल्स एज वेल एज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, किसने इसमें से, जैसे सितंबर और जनवरी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तो ये सब कवर्ड ही है। मई अटेम्प्ट वालों में मुझे ये बताओ, किसका इसमें से क्या कवर नहीं हुआ है, बताइए। आपने, कौन कौन है क्लास में और किसका क्या कवर नहीं हुआ है, बताना स्टार्ट करो। हाँ सर, मेरा बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपका बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है, सम्यक। ओके, सम्यक एक काम करो आप, हाँ। देख इसमें से कंपनीज एक्ट जो है बेटा, हाँ। वो 30 आवर्स का पोर्शन है। ठीक है, अराउंड अच्छा। 30 आवर्स का पोर्शन है। यानी कि तू डेली बेसिस पे करीब 1 घंटे फास्ट में करके देखेगा ना, तो करीब 40 मिनट्स में तेरा वो पोर्शन पूरा हो सकता है, 1 घंटे वाला। ठीक है, तो क्या हाँ। डेली बेसिस पे तू कंपनीज एक्ट कवर कर सकता है? ठीक है। हाँ। कर लेगा? मतलब अपन ये हाँ। एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज में अपन ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पोर्शन है ना, अगले 15 से 20 दिन में ये कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि तब तक तू कंपनीज एक्ट जरूर कवर कर ले। वुड इट बी हाँ सर। पॉसिबल फॉर यू? यस। तेरा टेस्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट से ले लूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मे अटेम्प्ट वाले में और कौन बाकी है भाई, जिसका कुछ सर नहीं है? मेरा सॉरी कॉन्ट्रैक्ट। श्रेया बियानी, तेरा क्या बाकी है? एलएलपी और पार्टनरशिप। नहीं नहीं, श्रेया बियानी तू पिछले साल से बैठ रही है ना हमारे साथ में, हाँ सर। तो तू सारे देगी। ठीक है सर। ठीक है, तू तू क्या सोचती है, सर बादाम नहीं खाते हैं, या सर चाय पी के नहीं आते सवेरे की क्लास में, हैं? या सर को याद नहीं रहता है क्या रे? चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गई श्रेया बियानी की बात। अब आते हैं राघव काबरा जी। काबरा जी, आपको भी जवाब मिल गया होगा। नहीं नहीं सर, मेरा कंपनीज बाकी है। मैं उस वक्त बाहर गया था तो 2 वीक का रह गया था। नहीं, क्या पहले वाले अटेम्प्ट में और दूसरे वाले अटेम्प्ट में दोनों में जब मैंने कराया तो नहीं था? नहीं सर, हाँ पहले वाले में मैं कंपनीज तक ज्वाइन ही नहीं किया था और दूसरे वाले में रह गया था, मतलब बीच का बहुत ब्रेक हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो बात मैंने सम्यक को बोली है ना, वो तेरे लिए भी हाँ लागू सर। होगी। ठीक है, तेरे को सारे ओके सर। देने हैं और रोज बेसिस पे डाउट पूछने हैं। तुम तैयार रहना रे, 20-22 दिन बाद, 25 दिन बाद मैं तुम्हारा इन सारा सबका टेस्ट लूंगा। बियानी का पूरा होएगा, राघव काबरा का पूरा होएगा। सम्यक को मैं थोड़ी सी इसलिए डिस्काउंट दे दूंगा, इतना पोर्शन उसको खुद को करना है। सम्यक, एलएलपी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कंपनीज करने के बाद में एलएलपी में टाइम नहीं लगता है। यदि पॉसिबल हो तो जरूर करना, नहीं तो तेरा इन दो से टेस्ट रहेगा, इसका और इससे। बात समझ गया? यस। हाँ सर। अब और कौन बचे? तने राठी, बोल बेटा, तेरा क्या क्या बचा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही है हुआ है। नो प्रॉब्लम, कंपनीज एक्ट का पोर्शन जो अपने रिकॉर्डिंग से कवर करना है तू कर सकता है अगले 15-20 दिन में। ठीक है, बात समझा? अरे हाँ या ना बोल। यस सर यस। ठीक है, कहाँ से कवर करना है, 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ। सबका चैनल तो ज्वाइन ही हो रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है चैनल ज्वाइन होने में। या खोल के देखते भी हो या नहीं देखते हो रोज का? हम्म। नहीं सर, वो हम नहीं देखते हैं, बस आप पढ़ाते हो, अगले दिन क्लास में आके हम लोग बैठ जाते हैं। सच्चाई है बेटा, सच्चाई है। ठीक है, सत्य वचन यही है। ठीक है, चलो। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। सर जब आप चैनल पे लॉग इन करते हो,
कंटेंट आता है, कंटेंट में जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें देखो सितंबर 26 के अलग से बनाए हुए हैं। तो सितंबर 26 वाला जो कंपनीज है, देखो 66 लेक्चर्स पढ़े हैं, 30 आवर्स का कंटेंट है ये करीब, ठीक है। इसका ये जो वीडियोस वाला सेक्शन है, इसमें चले जाना और यहाँ से कवर कर लेना। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2, कंपनीज पार्ट, इंट्रोडक्शन का पार्ट, पहले पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर कंपनीज का पार्ट 1 से लेके इस तरीके से कवर किया हुआ है। जब ये खत्म हो जाए तो यहाँ से अगले पेज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो सितंबर 26 वाला कंपनी से कवर करना है। और डेली बेसिस पे सम्यक और तनय राठी और जो भी बचे हुए हैं मे अटेम्प्ट वाले, काफी बच्चे अभी, हो सकता है आज क्लास में 2-1 बच्चे नहीं भी आए हो, वो भी कवर करेंगे। कौन बच गया है भाई मे अटेम्प्ट वाला? जश शाह। यस सर। तू थोड़ा लेट मैं आया भी है। सर आरुष। हाँ ठीक है, कोई नहीं बात। सर, मैं स्टार्टिंग से ही रहा। स्टार्टिंग से है तो तेरे को पता पड़ गया ना, तेरे को भी पूरा टेस्ट देना है कंपनीज का, एलएलपी का, पार्टनरशिप का, और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनीज। कंप्लीट का। बात समझ में आ हाँ। गई? यस सर। ठीक है, तैयारी करो, आज से ही करो बेटा। और यस सर। आरुष मुंदड़ा, हाँ, मेरा भी सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तेरा भी कौन, कंपनीज का। तो कंपनीज कवर कर बेटा, फटाफट कंपनीज कवर कर, ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है, और यदि पॉसिबिलिटी बनती हो तो एलएलबी भी करना बेटा, तुम्हारे फेवर के लिए बोल रहा हूँ। जैसे क्लास है, क्लास की रिकॉर्डिंग डाली हुई है, सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली बेसिस पे अपना वो करो, पहली बात। दूसरी बात, जो तुम लोगों का लेक्यूना में देखता हूँ, सच बात बोल रहा हूँ, क्यों देख, बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, इस बार का जो स्केप बोर्ड जिसको बोलते हैं ना, बलि का बकरा, बलि का बकरा किसको बनाया गया था सर? इस बार का बलि का बकरा लॉ के पेपर को बनाया गया था। तुम मे अटेम्प्ट वालों से यदि बात करोगे ना, तो तुमको साफ समझ में आएगा, बलि का बकरा लॉ के पेपर वालों को बनाया गया। क्यों? अकाउंट्स का पेपर इजी दिया, इकोनॉमिक्स का पेपर इजी दिया, मैथ्स का पेपर एवरेज दिया, लॉ का पेपर ऐसा दिया, गुगली दिया कि सारे बच्चों की कसर यहीं पर निकल जाएगी। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में 30 से 38 39 के बीच में लोगों को कवर अप कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्योंकि वहां पर 3 महीने में कोर्स करा देते हैं, 4 महीने में कोर्स कवर करा देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो एक ही स्पीड पे सारे कंसेप्ट कोई बता ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा अपने लेक्चर्स से कवर करो। यदि लेक्चर्स से कवर नहीं करोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो डिटेल स्टडी नहीं होगी। डिटेल स्टडी नहीं होगी तो एक ही पेपर तुमको रोक लेगा। इसीलिए लॉ के पेपर में सबके नंबर कम आए हैं, क्योंकि 4 महीने या 3 महीने में उन्होंने कोर्स कर लिया, जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है बेटा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अपने यहाँ पर कोई अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अपने यहाँ पर 75% पासिंग परसेंटेज रहा, नेशनल पे 20% क्यों रहा? उसके दो रीजन थे। एक तो था डिटेल्ड स्टडी, और दूसरा था बेटा, जिन बच्चों ने पास हुए और जो फेल हुए, उनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस था कि जो बच्चे पास हुए हैं वो डेली बेसिस पे जो पढ़ाई करते थे, वो नोट्स बना के ग्रुप पे भेजते थे। सर मुझे कोई आपके नोट्स नहीं लिखे हुए चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि डेली बेसिस पे आपका रिवीजन हो रहा है, आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे लैंग्वेज कैसे लिखनी है। समझाने का काम तो मेरा है, लैंग्वेज याद करके लिखने का काम किसका है? आपका है। तो यदि आप आज नहीं लिखोगे, आप कहोगे एग्जाम में क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है लेकिन मैं लिखूं कैसे, वर्ड्स कैसे लिखूं? इस बार का जो मे अटेम्प्ट का एग्जामिनर ने एक वो रीजन बताया है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। जिन्होंने कॉपियां चेक की है ना, उन्होंने बताया है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये लिखा है दैट एग्जामिनर का ऑब्जर्वेशन है दैट बच्चे बहुत ही जनरलाइज्ड वे में आंसर कर रहे हैं, जनरलाइज्ड वे में आंसर कर रहे हैं। हाँ ये ऐसा हो जाना चाहिए ना, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर करना होता है लॉ के पेपर में। सर क्या क्या पॉइंट्स है, वो प्रोविजंस आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। उन प्रोविजंस को समझाना पड़ता है कि ये प्रोविजन है, और हमारे केस में कंक्लूजन इस तरीके से होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सर प्रोविजन
एंड एनालिसिस कर लो या प्रोविजन कर लो, फैक्ट्स ऑफ द केस कर लो कि क्या क्या होता है, और कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन कर लो। या तो एनालिसिस यहाँ लगा दो, और यहाँ नहीं तो ज्यादा अच्छा है यहाँ लगा दो, एनालिसिस एंड कंक्लूजन कर लो। बात समझ रहे हो मेरी बात? सर ये पैटर्न अडॉप्ट ही नहीं किया, सर प्रोविजन बताया नहीं, हाँ ना, बस बहुत ही जनरलाइज वे में, क्योंकि उसने ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया इसलिए उसने नहीं किया। अरे ऐसे नहीं, पूरा आपको पिन पॉइंट समझाना है। सर सेक्शंस लोगों ने लिखे नहीं, ठीक है, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है अभी। इंटर में तो जरूर लिख देना, यहाँ पर थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन गलत सेक्शन नंबर लिख दिया तो पूरी बर्बादी हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3 कि सर केस का नाम ही नहीं लिख रहे हैं, यदि कोई एप्लीकेबल सिचुएशन में केस लॉ हो रहा है तो उसका केस का नाम ही नहीं लिख रहे हैं। फैक्ट्स में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। कंक्लूजन में एक हैप्पीजार्ड वे में कुछ भी लिख दिया। अरे जो पॉइंट्स पूछे गए, यदि 3 सवाल पूछे गए हैं आपसे, तो तीनों पे कंक्लूड करो ना यार, कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ऐसे क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो बहुत ही जनरलाइज्ड वे में आंसर दे दिया बच्चों ने, इसलिए आंसर सही होते हुए भी पास नहीं हो पाए वो लोग। ठीक है, ये तो सर अपने में गहराई कैसे आएगी, डेप्थ कैसे आएगी रे? सर अपने में गहराई इस तरीके से आएगी, डेली बेसिस पे प्लीज जो भी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ या आप जो कंपनीज के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, या जो भी चैप्टर आप ऑनलाइन कर रहे हो उसके नोट्स, शॉर्ट हैंड रिटन पॉइंटर्स, कितना समय लगेगा? मैंने रोज बोला है आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरे कोर्स को समराइज करके, जो भी लिखना है उसको लिख के। यदि इमीडिएटली क्लास के बाद ही बैठ जाओ, 9:30 बजे क्लास खत्म होती है, 10 बजे तक बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अपना काम खत्म करके फिर ही उठो, हाथों हाथ रिवाइज होगा, तो कोई डाउट भी होगा तो अगले दिन सबसे पहले पूछोगे। ठीक है, ये प्लीज एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करो। नहीं करोगे तो फिर एग्जाम वाले दिन आके, या फिर है ना रिजल्ट वाले दिन आके मेरे पास रोना मत, या फिर टीचर को बदनाम करना सबसे सबसे इजी टास्क होता है कि उसने मेरे साथ में जस्टिस नहीं किया, उसने ढंग से नहीं पढ़ाया। भाई द ओनली रीजन क्यों बच्चे अपनी क्लास में लॉ के पे भले ही नंबर कम आए, किसी के 50 आए, किसी के 56 आए, किसी के 48 आए, किसी के 44 भी आए, ठीक है, भले ही कम आए, बट सारे के सारे पास हुए हैं। उसका रीजन है कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने में, कंसेप्चुअल स्टडी की है अपन ने, उसी से आंसर निकला है। नंबर 1। नंबर 2, पेपर पैटर्न लॉ का चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब 3 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। 7 + 7 + 6, सर 20 नंबर का पेपर, 14 और 6 20। पहले भी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, 20 नंबर में पहले क्या होता था, 3 + 4 करके एक कंसेप्ट और एक कंसेप्ट पूछ लेते थे। अब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को लेंदी कर दे रहे हैं, उसी में मल्टीपल कंसेप्ट पूछ ले रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंटर्स आइडेंटिफाई करना अपनी ड्यूटी है। पैटर्न चेंज हो रहा है, इंस्टीट्यूट चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। ये पहला अटेम्प्ट था मे बच्चे वालों का जिनके साथ में ये काम बिना बताए, ना तो ऐसा पैटर्न एमटीपी में बताया, ना ऐसा पैटर्न आरटीपी में बताया, सीधा उनके सर पे दे मारा, इसलिए नंबर कम आए हैं। बाकी उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी थी बच्चों ने, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, रोज अपने नोट्स बनाते थे, वो लोग पास हो गए हैं। ठीक है, फिर पेरेंट्स आएंगे हमारा बच्चा पास क्यों नहीं हुआ, उस दिन फिर मैं ये बात बोलूंगा, बच्चों के नोट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बोलने के बावजूद नहीं आ रहे हैं, तो घर में तो आपको उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, आज की पढ़ाई अब स्टार्ट करते हैं अपन। कल अपन ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स चालू कर लिया था। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने आपको बोला था कि सर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है सर, कल अपन ने इंडेमनिटी का कर लिया, इंडेमनिफिकेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एक भी बच्चे का अभी तक रिटर्न नोट्स आया नहीं है, एक भी बच्चे का रिटर्न नोट्स आया नहीं है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ गारंटी नाउ। ठीक है, मेरे को सब ध्यान रहता है बेटा कि किसके नोट्स आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है कि तुम लोग, तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ में पूरी मेहनत कर रहा है, तुम लोग है ना मेहनत कर सकते हो। एक तो होता है भोंदू बच्चा, और एक होता है जिसको अक्ल है लेकिन वो मेहनत से जी चुरा रहा है। तो सेकंड वाला ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है, भगवान ने उसको है ना ये
दी है, अक्ल दी है कि वो बन सकता है, लेकिन वो काम चोरी कर रहा है इसलिए वो नहीं बन रहा है। तो सेकंड वाला बच्चा है ना ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है, ये बात ध्यान रखना। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ गारंटी। ठीक है सर। देखो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, या तो एक ट्राई पार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तीन पार्टीज होती हैं। ट्राई पार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तीन पार्टीज होती हैं कि सर कौन, एक तो होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, और एक होता है श्योरिटी या गारंटर। ठीक है। इसको ऐसे समझो, मान लो हमारा जश शाह है। यस सर, एक तो वीडियो ऑन कर लो। मान लो हमारा जश शाह है, ये नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, लेकिन इसने बोला कि यार पापा मेरे को है ना प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं है, मैं तो काम धंधा करूंगा। ठीक है, मेरे को बिजनेस सेटअप करना है कोई। बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। ओके सर। तो जश शाह गया बैंक के पास में, देखो मेरा ये बिजनेस की स्कीम है, मुझे लोन चाहिए आपसे कैपिटल के लिए। ओके। बैंक ने इसको बोला कि सर या तो आप कोई चीज हमारे पास में प्लेज कर दीजिए, गिरवी रख दीजिए, यदि नहीं रख सकते हैं तो कोई गारंटर ले आइए जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे देगी, यदि आप फेल हो जाएंगे तो वो चुकाएगा। ठीक है। तो जश ने कहा यार मेरे पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए होती तो मैं आपके पास में लोन लेने के लिए आता ही क्यों। ठीक है, मैं उसको बेच के ही अपना लोन कर लेता, या उसको किसी और के पास गिरवी रख के लोन कर लेता। ठीक है, और अपना काम धंधा कर लेता। तो यदि मेरे पास में कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो जज शाह ने बोला हाँ लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है आरुष मुंदड़ा। ठीक है, उसको मैं पूछता हूँ, ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस, वो अमीर आदमी भी है, वो यदि मेरा गारंटर बनने का हाँ बोलता है तो मैं पूछता हूँ। आरुष मुंदड़ा के पास जाके आरुष मुंदड़ा से पूछा गया कि आरुष, बैंक बोल रहा है कि कोई गारंटर दो, आप नहीं चुका पाए तो वो चुका पाएगा, क्या तुम मेरे बिहाफ पे बैंक को गारंटी देगा। आरुष मुंदड़ा ने कहा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आरुष मुंदड़ा ने जाके जश के बिहाफ पे गारंटी भी दे दी। ठीक है सर। तो अब सर तीन पार्टीज हो गई। ये पहली पार्टी हो गई क्रेडिटर, दूसरी पार्टी जज शाह जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही हो गया, वो हो गया प्रिंसिपल डेटर। और आरुष मुंदड़ा जिसने गारंटी दी है वो हो जाएगा श्योरिटी या गारंटर। श्योरिटी या गारंटर, बात समझ में आई, श्योरिटी या गारंटर। यस सर। जज शाह प्रिंसिपल डेटर जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है, बैंक क्रेडिटर जिसको गारंटी दी जा रही है कि यदि ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, और जिसने गारंटी दी है वो कहलाता है गारंटर या फिर श्योरिटी। ही इज अश्योरिंग कि इफ ही डजंट पे आई विल पे यू। ओके, क्या ये बात समझ में आई दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राई पार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट, तीन पार्टीज होती हैं। पहली बात समझ में आई, बोलो यस और नो एवरीवन। मुझे तुम्हारी शक्लें दिख नहीं रही हैं, एक की भी शक्ल नहीं दिख रही है सम्यक को छोड़ के। क्या सबके ही वीडियो खराब हो गए हैं, सबके ही नेट खराब हो गए हैं? जिया बोरा, जिया जैन, खुशबू, खुशी, राघव काबरा, श्रेया बियानी, सृष्टि, श्रेया कर्नावट है भाई कि सर हम तो नींद से उठे हैं इसलिए वीडियो ऑन करने में अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा तो नहीं है? चलो आ जाओ सर। या तो ये ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि तीन अलग अलग सेट ऑफ एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। सर कैसे? पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो, और तीसरा क्रेडिटर और गारंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो। या तो बोल लो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तीन पार्टीज हैं, या फिर तीन अलग अलग सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कैसे भी बोल लो बात एक ही है। ठीक है। अब सर जरूरी नहीं है ये पैसे के लिए ही हो, गारंटी जो है वो परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकती है। सर कैसे? मान लो जज शाह ने वादा किया था मिस्टर एक्स को कि मैं आपको 1 तारीख तक 1000 पेयर ऑफ शूज बना के दे दूंगा। ओके,
एक्स ने कहा यार तू नया आदमी है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू मतलब टाइमलाइंस पे खरा उतर जाएगा। तो ये दोनों जने एक जने को जानते थे जिसका नाम था गारंटर। गारंटर ने गारंटी दी जज शाह के ब्याह पे, यदि ये आपको 1000 पेयर ऑफ शूज बना के नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, आई गारंटी द परफॉर्मेंस, आपका नुकसान नहीं होगा, आपको टाइमली चीज मिल जाएगी। ठीक है। तो सर इट कैन बी फॉर गारंटी और श्योरिटी कैन बी फॉर पेमेंट ऑफ मनी और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ईदर वेज पेमेंट ऑफ मनी और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई रे? धनेराटी वापस चला गया, जज शाह भी वापस चला गया। ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। राघव काबरा, यस राघव काबरा हाँ अपने हाँ सर। दादा दादी को गारंटी देता है कि यदि मम्मी पापा बाहर गए में वो खाना बना के नहीं खिला पाए तो मैं परफॉर्म करूंगा, आई विल मेक गुड, आई विल मेक दी फूड एंड डिनर। ठीक है, तो है अभी गारंटी है। ओके चलिए। तो अब देखो, कल अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा था और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आज पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में था कि यदि ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कार का इंश्योरेंस लिया, सभी तरीके का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। ठीक है सर। सर एक्स अपनी कार से मिस्टर वाई को ठोक दिए और मान लो कोर्ट ने इनको पैसा देने का बोला, तो जैसे ही वो डिटरमाइन हो जाता है ना कितना पैसा देना है, इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनीफायर जो दूसरे को इंडेमनीफाई कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनीफायर की प्राइमरी लाइबिलिटी है, प्राइमरी लाइबिलिटी है, प्राइमरी लाइबिलिटी है। क्या प्राइमरी लाइबिलिटी है? इस पैसे को देने के लिए एक्स की बजाय एक्स सीधा इंडेमनीफायर को याद कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं इंडेमनीफायर इज द पर्सन हु इज प्राइमरीली लायबल टू पे दैट अमाउंट, नॉट मिस्टर एक्स बट इंडेमनीफायर को सीधा याद किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी को, जाओ इतना पेमेंट करना है तुम करो। ओके। जबकि गारंटर के केस में गारंटर की सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, प्राइमरी नहीं होती है, प्राइमरी नहीं होती है, सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। कैसे तने राठी? ऐसे कि मान लो तने राठी ने वादा किया था मिस्टर एक्स को 1000 पेयर ऑफ शूज बना के देने का एक पर्टिकुलर तारीख तक, या फिर तने राठी ने बैंक को वादा किया था, बैंक से लोन लिया था, गारंटर गारंटी दिया आरुष मुंदड़ा ने इसके बिहाफ पे। ओके, तो पहले लोन चुकाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? तने राठी की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आरुष मुंदड़ा की एज ए गारंटर या श्योरिटी ये लाइबिलिटी कब चालू होगी? जब तने राठी नहीं चुका पाएगा तो आरुष मुंदड़ा की लाइबिलिटी सीन में आएगी। सीधा आरुष मुंदड़ा को नहीं बोला जा सकता है कि तने राठी के पैसे चुकाने का टाइम आ गया तो तू चुका दे, अरे वो नहीं चुकाएगा तो मेरा नंबर आएगा भाई। जबकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तो जैसे ही पैसा देने की बात आई सीधा इंडेमनीफायर को याद कर सकते हैं। इंडेमनीफायर की पैसा चुकाने की या परफॉर्मेंस देने की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, जबकि इधर गारंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो गारंटर है उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है बेटा। यदि ये फेल होगा तो ही इसको बुलाया जा सकता है। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? क्या ये डिफरेंस समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक एक जने को समझ में आया? मुंदड़ा समझ में आया तेरे को? हाँ सर हाँ। ठीक है चलो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी या गारंटर के बीच में। ओके सर। चलो अब मैं तुम्हारे को वापस इसमें एक क्वेश्चन पुट ऑन करता हूं। अपन ने पढ़ा है दैट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हर पार्टी को कुछ न कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, हर पार्टी को कुछ न कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सर क्रेडिटर या बैंक को कंसिडरेशन मिल रहा है, उसको जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो मिल रहा होएगा, यस, इसके लिए कुछ ना कुछ है। प्रिंसिपल डेटर को भी लोन मिल रहा है फॉर एग्जांपल, यस, इसके लिए भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। लेकिन सर श्योरिटी या गारंटर ने
क्रेडिटर को गारंटी दी है, इसके बदले में इसको क्या मिल रहा है, इसके बदले में इसको क्या मिल रहा है, व्हाट इज द कंसिडरेशन विच द श्योरिटी और गारंटर इज गेटिंग अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। और यदि कुछ नहीं मिल रहा है तब तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ सारी पार्टी के पास में कंसिडरेशन नहीं है, सारी पार्टीज के पास में कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिकॉज हमने तो कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ईच पार्टी शुड गेट सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, एंड नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि सारी पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी अपन ने चैप्टर ऑफ कंसिडरेशन में पढ़े। पर अभी इधर आ जाओ, प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल रहा है, क्रेडिटर को वापस लोन चुकता मिल रहा है और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। गारंटर को क्या मिल रहा है, कासट बता सकता है? कुछ भी नहीं सोचो, मिल रहा है सर इस कॉन्ट्रैक्ट में तो। यदि कुछ भी नहीं मिल रहा है तब तो ये बर्बादी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ही नहीं। कुछ तो है यार, ये मान के चल कुछ तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है उस पे देख, सोच क्या मिल रहा है। गारंटर, सर तू किसी का दोस्त है, हाँ आरुष मुंद्रा बोल। ऐसा है क्या कि उसके गारंटी देने पे वो पीडी को वापस लोन दे रहा है, वो उसका एग्जैक्टली, कंसिडरेशन है? एग्जैक्टली सर, चूंकि इसने पीडी के बिहाफ पे गारंटी दी है तो इसके गारंटी देने के कारण इसको लोन मिल रहा है, ये चीज इसके लिए गारंटर के लिए वैलिड कंसिडरेशन है कि मेरे गारंटी देने के कारण इसको लोन मिल रहा है। ये लॉ बोलता है दिस इज द वैलिड कंसिडरेशन फॉर गारंटर, हेंस दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके इसने चूंकि यहाँ गारंटी देने का वादा किया, ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया गारंटर। इसने चूंकि यहाँ गारंटी देने का वादा किया इसलिए यहां से यहाँ लोन किया, तो ये इसकी गारंटी के बिहाफ पे इसको वापस क्या मिल रहा है कि सर the loan is being given to principal debtor due to his guarantee is his consideration। अब मान लो अक्षित कासट है, वो किसी बैंक से लोन लेना चाह रहा है, इसके नाना जी आए और इसके बिहाफ पे उन्होंने गारंटी दी, तो नाना जी के लिए ये वैलिड कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा कि मेरी गारंटी के कारण मेरे नाती को लोन मिल गया भैया, ठीक है, ये उनके लिए कंसिडरेशन है। आ गई बात समझ में? दोस्त के लिए कि यार मेरी गारंटी के बिहाफ पे मेरे दोस्त को लोन मिल गया, ये मेरे लिए कंसिडरेशन, ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मुंदड़ा जी पढ़ो हमारे लिए। Contract of guarantee, surety, principal, debtor, and creditor. Contract of guarantee, a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. अच्छा एक मिनट रुक, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कि सर यदि ये पूरा, सॉरी, प्रिंसिपल डेटर पूरा नहीं करेगा तो इसके बिहाफ में मैं आपको पूरा करके दूंगा। टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, कि सर यदि इसने प्रिंसिपल डेटर ने अपना काम पूरा नहीं किया, पैसा नहीं चुकाया, तो मैं इसके ब्याज पे आपको 10 लाख रुपए चुका दूंगा, ठीक है। ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। व्हाई इज द प्रिंसिपल डेटर बीइंग कॉल्ड द थर्ड पर्सन? बिकॉज जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्रेडिटर और गारंटर, उसके लिए तो ये थर्ड पर्सन ही है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इधर देखो कि सर मैंने कहा था या तो ये एक ट्राई पार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर 3 अलग अलग सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें एक क्रेडिटर होगा, एक गारंटी होगा। तो गारंटर वादा कर रहा है कि यदि इस मिस्टर एक्स ने, प्रिंसिपल डेटर ने नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो प्रिंसिपल डेटर थर्ड पर्सन है या नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन लिखा गया है, ठीक है। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। आ गया समझ में? यस सर। हु इज अ श्योरिटी? पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज श्योरिटी और गारंटर, कुछ भी बोल लो, श्योरिटी और गारंटर इज द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। मैं, मेरी गारंटी है वो नहीं करेगा तो मैं करूंगा। हु इज द प्रिंसिपल डेटर?
पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके लिए प्रिंसिपल लेटर की यदि ये नहीं परफॉर्म करेगा, ये डिफॉल्ट कर जाएगा, ये पैसा नहीं देगा, नहीं चुकाएगा, तो मैं चुकाऊंगा, तो उसके बिहाफ पे गारंटी गिवन दी जा रही है। क्रेडिटर, द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन। तो सर तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर। द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज द क्रेडिटर। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। मुंदड़ा पढ़ भाई। Example 1. A requests B to lend rupees 1 lakh to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, and that on C failing to do so, A will himself pay to B. This is a contract of guarantee. Hence, here B is equals to creditor, C is equals to principal debtor, and A is equals to surety. ये आप समझ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल 2 पढ़ भाई। X and Y go into a car showroom. X says to dealer to supply latest model of Hyundai car to Y and agrees that if Y fails to pay, he will. In case of Y's failure to pay, the car showroom will recover its money from X. ठीक है, पहला पॉइंट पढ़। Contract of guarantee is a tripartite agreement involving three parties. The effect of the tripartite agreement is same as having three agreements. First, principal contract between principal debtor and the creditor. Second, secondary contract between creditor and surety. Third, implied contract. An implied contract between the surety and the principal debtor, whereby principal debtor is under an obligation to indemnify the surety. When the surety is made to pay or perform, the right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. बहुत बड़ी बात है ये, एकदम मतलब हार्ट है ये, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझने का हार्ट है रे ये। क्या सर, या तो ये समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राई पार्टीएट एग्रीमेंट। ट्राई मींस तीन, पार्टीएट मींस तीन पार्टीज। तो तीन पार्टी का एग्रीमेंट है इन्वॉल्विंग थ्री पार्टीज। यस सर, ये आप बता चुके हो। सेकंड, अब सर यदि अपन इनको तोड़ के देखें तो तीन अलग अलग एग्रीमेंट्स या कैसे बनते हैं, तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं कि सर पहला कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ये हो गया बैंक, जिसको कि मैं क्रेडिटर बोलता हूं। ये हो गया जज शाह, जिसने कि उधार लिया था, तो ये हो गया प्रिंसिपल डेटर। ओके सर, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट और प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, लोन उधार लेने और देने के लिए, या फिर कोई माल सप्लाई करने और पेमेंट के लिए। ओके सर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है सर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। मान लो जज शाह के नाना जी आए और बैंक को इसके बिहाफ पे गारंटी दी, तो ये हो गए गारंटर या श्योरिटी। ठीक है, तो सर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है सर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में बन रहा है। दिस इज द सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिटवीन द क्रेडिटर एंड श्योरिटी। और तीसरा और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत बड़ी बात है सर। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है, जश और उनके नाना जी के बीच में, या जो भी उनके फ्रेंड है, जश शाह के फ्रेंड है, उनके बीच में बन रहा है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है सर। क्यों इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सर, एक तो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो मेड यूजिंग वर्ड्स either oral or in writing. Implied contracts which are made through conduct of the parties. लॉ कई बार इम्पोज कर देता है आप पे, ये ड्यूटी इसकी, ये आपको करनी है, ये कानूनी आपकी ड्यूटी है, ऐसा भी होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बन रहा है सर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बहुत ध्यान से समझो। मान लो जज शाह के किसी फ्रेंड ने उसके बिहाफ पे गारंटी दी थी। वो फ्रेंड था हमारा दर्श जैन। ठीक है, दर्श जैन ने कहा तू भी क्या याद रखेगा, किस दिलदार से पाला पड़ा है, मैं तेरे बिहाफ पे गारंटी देता हूँ, भले ही कल को मेरे को ही चुकाना नहीं पड़ जाए। ठीक है, बोलना आसान होता है और करना अलग बात होती है। इसने सही में गारंटी दे दी। अब क्या हुआ समझना, जश किसी कारण से यदि पैसा बैंक को लौटा नहीं पाता है तो बैंक किसका मुंह देखेगा, बैंक देखेगा मुंह गारंटर का, दर्श जैन का, और दर्श जैन को ये पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। यस सर। अब हमने कहा सर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो जज शाह और
गारंटर के बीच में, दर्श जैन के बीच में बन रहा है क्या, कि सर चूंकि दर्श जैन जो श्योरिटी या गारंटर है उसने जश शाह के बिहाफ पे पैसा यदि चुकाना पड़ गया बैंक को और चुका भी दिया, तो देर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू दैट जश शाह वुड इंडेमनीफाई, कल पढ़ा था इंडेमनिफिकेशन, जश शाह वुड इंडेमनीफाई हिज गारंटर, कि यदि तुझे पैसा चुकाना पड़ गया तो तेरा जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं करूंगा। यदि तेरे को कल को पैसा चुकाना पड़ गया मेरी बेवकूफी के कारण, या मैं नहीं, मेरी परिस्थिति